नमस्कार, मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। हमारे खास कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। और खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और इसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर। इसलिए हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच। आज लोकसभा में चुनाव सुधार पर बहस हुई। लगा कि इस चर्चा से कुछ नए सुझाव निकलकर सामने आएंगे, लेकिन यह चर्चा राजनीति का अखाड़ा बन गई। राहुल गांधी ने अपने वही घिसे पिटे पुराने आरोप दोहराए, जो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हैं, जो वो सड़क पर बोलते हैं, वही उन्होंने आज संसद में बोला। ऐसा लगता है कि राहुल गांधी और कांग्रेस अपनी चुनावी गलतियों, चुनावी रणनीति की नाकामी और अपने खोते हुए जनाधार से कोई सबक ही नहीं सीखना चाहते हैं। राहुल गांधी की इस हालत को देखकर यही शेर याद आता है कि ताउम्र गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी लेकिन आईना साफ करता रहा। इसलिए आज पूरा सच में हम न केवल आज की चर्चा की विवेचना करेंगे, किसने क्या कहा यह भी सुनाएंगे, साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि चुनाव आयोग पर आरोप लगाते लगाते कांग्रेस के नेता कैसे खुद अपना इतिहास भूल गए, जब प्रधानमंत्री की पसंद से ही इस देश में चुनाव आयुक्त का चुनाव किया जाता था। इसके अलावा आज हम चर्चा करेंगे राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी के उस बयान की, जिसमें अमर बलिदानी श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में न केवल झूठ बोला गया है, बल्कि उन्हें अपमानित भी किया गया है। तो देखते हैं पूरा सच पूरे विस्तार के साथ। तो लोकसभा में आज चुनाव सुधार पर चर्चा हुई, हम इसके बारे में आपको जरूर बताएंगे। लेकिन आज राज्यसभा में भी एक अलग ही मुद्दे पर विवाद हो गया। राज्यसभा में आज वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर खास चर्चा चल रही थी। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक विवादित बयान दे दिया। दरअसल चर्चा के दौरान खड़गे जी ने कहा कि बीजेपी और पीएम मोदी नेहरू पर अनर्गल आरोप लगाते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि हिंदू महासभा और भारतीय जनसंघ के नेता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बंगाल में मुस्लिम लीग के साथ सरकार चलाई थी, जिसके बाद बीजेपी के सदस्यों ने सदन में इसका तत्काल विरोध किया। यहां यह बताना जरूरी है कि खड़गे जी ने एक ऐसा बयान दिया है जिसकी सत्यता, सच्चाई संदेह के घेरे में। इसलिए आज पूरा सच में हम सबसे पहले आपको यह बताएंगे कि क्या सही में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने मुस्लिम लीग के साथ सरकार चलाई थी, या फिर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने राज्यसभा में गलत जानकारी दी है। तो आइए पहले सुनते हैं खड़गे जी ने क्या कहा, फिर हम आपको बताएंगे इसका पूरा सच। मैंने प्रधानमंत्री का भाषण सुना और उन्होंने नेहरू जी पर आरोप लगाया और कहा कि 1937 में नेहरू जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने मूल वंदे मातरम गीत से महत्वपूर्ण पद हटा दिए थे। अभी जिसका जिक्र उन्होंने किया, यहां तक भी किया कि मुसलमानों का नाम लेके उनको डर के वो हटा दिए, ये भी कहा उन्होंने। सर, ये बातें आप अब बता रहे हैं, जब आप मुस्लिम लीग के साथ मिलके गवर्नमेंट किए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और मुस्लिम लीग मिलके आपने बंगाल में जो गवर्नमेंट की, कहां गया था देशभक्ति? कहां गया था आपका देशभक्ति? कहां थे आप लोग? क्या देश के लिए कोई? अरे ये लोग, अरे पढ़ो, आपका इतिहास मालूम होता है। तो आइए थोड़ा सा इतिहास अब खड़गे जी को सुना देते हैं। तो आपने सुना कि कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी ने राज्यसभा में यह साफ साफ कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बंगाल में मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाई थी। आइए अब हम इस दावे का पूरा सच बताते हैं, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो माननीय खड़गे जी, आपको यह पूरा सच पता होना चाहिए कि डॉक्टर मुखर्जी ने कभी मुस्लिम लीग के साथ सरकार नहीं बनाई थी, और इस सच को समझने में किसी को दिक्कत ना हो, इसलिए हमने इसके लिए एक ग्राफिक्स बनाया है, जिससे सारी बात आसानी से समझ में आए, जिसे देखने के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दरअसल डॉक्टर मुखर्जी
1941 में हिंदू महासभा के नेता थे। इसी साल डॉक्टर मुखर्जी ने बंगाल प्रांत में कृषक प्रजा पार्टी के साथ गठबंधन की सरकार बनाई। कृषक प्रजा पार्टी किसानों और मजदूरों की पार्टी थी और उनके हितों की वो बात करती थी। कृषक प्रजा पार्टी के नेता ए.के. फजलुल हक थे, जिन्हें शेर बंगाल कहा जाता था। दरअसल 1941 में कृषक प्रजा पार्टी और मुस्लिम लीग का गठबंधन टूट गया था और उस दौर में जिन्ना और फजलुल हक के बीच राजनीतिक दुश्मनी अपने पूरे उफान पर थी। और ऐसे राजनीतिक माहौल में 12 दिसंबर 1941 को हिंदू महासभा के समर्थन से कृषक प्रजा पार्टी के फजलुल हक बंगाल के मुख्यमंत्री बने। समझने वाली बात यह है कि एक तरह से कहा जा सकता है कि डॉक्टर मुखर्जी की सूझबूझ से जिन्ना की मुस्लिम लीग सत्ता से बाहर हो गई और बंगाल के हिंदुओं को इससे राहत मिली। फजलुल हक के मंत्रिमंडल में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी वित्त मंत्री बनाए गए। इतना ही नहीं, अब आगे पूरा सच और सुनिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित फॉरवर्ड ब्लॉक भी फजलुल हक सरकार में शामिल थी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के दो करीबी सहयोगी, बेहद करीबी सहयोगी संतोष बोस और प्रमथ बनर्जी भी इस सरकार में शामिल थे, जिसमें फजलुल हक भी थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे और फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस की पार्टी भी शामिल थी। तो दरअसल यहां यह बताना भी जरूरी है कि कृषक प्रजा पार्टी के नेता फजलुल हक पाकिस्तान बनने के बाद भी जिन्ना और मुस्लिम लीग के कट्टर विरोधी, हमेशा राजनीतिक दुश्मन बने रहे। उन्होंने हमेशा इनके खिलाफ आवाज उठाई। फजलुल हक ने हमेशा बंगला भाषा का समर्थन किया और पाकिस्तान में पढ़ाई जाने वाली उर्दू का विरोध किया। उन्होंने पूरे जीवन भर पूर्वी पाकिस्तान यानी वर्तमान बांग्लादेश को आजादी देने की वकालत की। उन्होंने हमेशा पाकिस्तान के पंजाबी नेतृत्व और प्रभुत्व को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और उसका विरोध किया। 1954 में उन्होंने मुस्लिम लीग के खिलाफ पाकिस्तान में यूनाइटेड फ्रंट खड़ा किया और पूर्वी पाकिस्तान के पहले चुने हुए गवर्नर बने। फजलुल हक के दिखाए रास्ते पर ही चलकर बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान ने पाकिस्तान से बगावत की और बांग्लादेश एक नया मुल्क बन पाया। फजलुल हक आज भी बांग्लादेश के नायक हैं और शेर बंगाल उन्हें कहा जाता है। सोचिए, कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे जी ने फजलुल हक को मुस्लिम लीग का नेता बना दिया और श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम भी मुस्लिम लीग से जोड़ दिया। दरअसल खड़गे जी, आपने जो जानकारी आज राज्यसभा में दी है ना, उसे आम बोलचाल की भाषा में आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी द्वारा प्रदान की गई जानकारी कहा जाता है। दरअसल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में बीजेपी के विरोधी अक्सर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में यही झूठ बार बार परोसते हैं। लेकिन यह दुर्भाग्य की बात है कि इस तरह की गलत जानकारियां अब संसद के उच्च सदन में भी, वो भी इतने वरिष्ठ नेता द्वारा दी जा रही है। तो अब बात करते हैं चुनाव सुधार पर लोकसभा में हो रही चर्चा की शुरुआत कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने की। उन्होंने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया पर सवाल उठाया। सपा सांसद अखिलेश यादव ने भी कांग्रेस के सुझावों का समर्थन किया और आरोप लगाया कि सरकार और चुनाव आयोग मिलकर एसआईआर के बहाने एनआरसी वाला काम कर रहे हैं। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा कि एसआईआर वोट डिलीट करने का टूल बन गया है और सत्ता पक्ष की तरफ से कहा गया कि विपक्ष एसआईआर और वोट चोरी का मुद्दा उठाकर बिहार चुनाव में मिली जो करारी हार है उससे ध्यान भटकाना चाहता है। एनडीए सांसदों ने साफ कर दिया कि नरेंद्र मोदी की सरकार सभी संवैधानिक संस्थाओं का पूरा सम्मान करती है। इस महाबहस में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी शामिल हुए। उन्होंने बीजेपी पर चुनाव आयोग को सीधे कंट्रोल करने के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि उनके पास इस बात के पुख्ता सबूत हैं। वोट चोरी के आरोपों को दोहराते हुए राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि बीजेपी लोकतंत्र को डैमेज करने के लिए चुनाव आयोग का इस्तेमाल कर रही है। एसआईआर पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने दावा किया कि बिहार में एसआईआर के बाद भी वोटर लिस्ट में 1,22,000 डुप्लीकेट तस्वीरें पाई गई हैं और राहुल गांधी ने कहा कि मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट सभी राजनीतिक दलों को चुनाव से 1 महीने पहले दी जाना चाहिए और सीसीटीवी फुटेज डिस्ट्रॉय करने का नियम बदला जाना चाहिए। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की जो प्रक्रिया है उस पर भी सवाल उठाए और पूछा कि मुख्य चुनाव आयुक्त के चयन से सीजेआई को क्यों हटाया गया है।
पहले आप सुनिए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने क्या कहा, फिर हम आपको बताएंगे उनके बयान की विवेचना क्या है। I want to ask 3 questions first, which will make it very clear that the BJP is directing and using the Election Commission to damage India's democracy. The first question, why is it that the CJI was removed from the selection panel of the Election Commissioner? What motivation could there be to remove the CJI? Do we not believe in the CJI? Of course we believe in the CJI. Why is he not in that room? I sit in that room. It is so-called a democratic decision. On one side, Prime Minister Narendra Modi and Mr. Amit Shah. On the other side, the leader of the opposition. I have no voice in that room. What they decide is what happens. So the first question, why is the Prime Minister and Amit Shah so keen on choosing exactly who the Election Commissioner is going to be? Second question, and even more devastating question, no Prime Minister has done this in the history of India. तो विपक्ष के आरोपों पर सत्ता पक्ष के सांसदों ने भी पुरजोर तरीके से अपना पक्ष रखा। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने चुनाव सुधार और वोट चोरी पर कांग्रेस और राहुल गांधी को आईना दिखाया, तो बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़ा कांग्रेस की सरकारों का इतिहास सदन के सामने रखा। उम्र भर इस भूल में जीते रहे गालिब, धूल चेहरे पर थी और हम आईना ही पूछते रहे। मेहनत तो बहुत की, लेकिन चेहरा साफ नहीं हुआ सर, चेहरा साफ नहीं हुआ। अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस और इनके नेता आज हमारे ऊपर चुनाव सुधारों को लेकर आरोप लगाते हैं। सच तो यह है कि कांग्रेस और इनकी परिवारवादी सोच शुरू से ही इतनी हावी रही है कि देश की आजादी के बाद ये वोट चोरी के काले कारनामों से बाज नहीं आए। इस देश का पहला चुनाव कमिश्नर सुकुमार सेन जब वो रिटायर होते हैं तो उसको सूडान का ये राज्यपाल बना देते हैं। वीएस रमा देवी जब रिटायर होती है उसको हिमाचल का गवर्नर बना देते हैं। टीएन शेषन जब रिटायर होते हैं तो उसको अहमदाबाद में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कैंडिडेट बना देते हैं। और एमएस गिल जब रिटायर होते हैं तो वो इस केंद्र के मंत्री 10 साल तक इसी सदन में रहते हैं। किस चुनाव आयोग की बात करते हो? किस ईमानदारी की बात करते हो? किस पारदर्शिता की बात करते हो? तो आज लोकसभा में मनीष तिवारी से लेकर राहुल गांधी तक विपक्ष के नेताओं ने चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया पर बार बार सवाल उठाए। इनका बार बार कहना था कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को चुनने वाली चयन समिति में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी शामिल किया जाना चाहिए। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि हम ये पूरा सच आपको बताएं कि इस देश में आज से पहले किस तरह से चुनाव आयुक्तों की जो नियुक्ति होती थी वो कैसे होती थी, अब हम आपको बताते हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि कांग्रेस के शासनकाल के दौरान इस महत्वपूर्ण नियुक्ति के लिए कोई कानून ही नहीं था। नियुक्ति की पूरी लगाम केंद्र सरकार के हाथों में होती थी। पुरानी प्रक्रिया में सचिव स्तर के मौजूदा या रिटायर अधिकारियों की एक लिस्ट बनाई जाती थी। इस लिस्ट के आधार पर 3 नामों का चुनाव होता था और प्रधानमंत्री इन 3 नामों में से एक नाम का चुनाव करके राष्ट्रपति के पास भेज देते थे और इस तरह से देश को उसका मुख्य चुनाव आयुक्त मिल जाता था। और यही वजह है कि कांग्रेस के दौर में कई ऐसे चुनाव आयुक्त बनाए गए जिनकी नियुक्ति और कार्यप्रणाली पर बेहद गंभीर सवाल उठाए गए और इन्हीं में से एक थे नवीन चावला। नवीन चावला 2009 से 2010 तक मुख्य चुनाव आयुक्त रहे। 2009 के लोकसभा चुनाव के दौरान नवीन चावला ही मुख्य चुनाव आयुक्त थे इस देश के और चावला को भी गांधी परिवार का बेहद करीबी नौकरशाह यानी ब्यूरोक्रेट माना जाता था। और 1977 में जब उसके पहले जब इमरजेंसी लगी थी 75 से 77 के बीच, तो इमरजेंसी के दौरान नवीन चावला पर निष्ठुर और निरकुंश तरीके से काम करने के आरोप लगे थे। इसकी पुष्टि इमरजेंसी में हुए अत्याचारों पर जांच के लिए बने शाह कमीशन ने भी की है। और बीजेपी का आरोप था कि मनमोहन सरकार के दौरान 2009 में सोनिया गांधी ने उन्हें मुख्य चुनाव आयुक्त बनवाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी।
यहां तक कि उस समय के मुख्य चुनाव आयुक्त जो तत्कालीन थे एन गोपाल स्वामी ने राष्ट्रपति को खुद चिट्ठी लिखकर चुनाव आयुक्त नवीन चावला को हटाने की सिफारिश की थी। यहां तक कि नवीन चावला पर यह भी आरोप था कि उन्होंने अपने एनजीओ के लिए कांग्रेसी सांसदों से फंड लिया था। वहीं चावला के ट्रस्ट को उस समय की कांग्रेस की राजस्थान सरकार ने जयपुर में जमीन भी आवंटित की थी, ऐसे आरोप थे। और इसके अलावा एक लंबी लिस्ट और है जो यह बताती है कि देश के कई मुख्य चुनाव आयुक्तों पर कांग्रेस की सरकारों ने रेवड़ियों की बरसात की है। किसी को अपने टिकट पर चुनाव लड़वाया तो किसी को केंद्रीय मंत्री ही बना दिया। आइए देख लेते हैं इसका भी पूरा सच क्या है। तो पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त टीएन शेषन को बेहद ईमानदार माना जाता है, लेकिन उन्होंने 1999 में गांधीनगर से कांग्रेस के टिकट पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी के खिलाफ चुनाव लड़ा था। लेकिन सबसे जबरदस्त उदाहरण है 1996 से 2001 तक मुख्य चुनाव आयुक्त रहे एमएस गिल का, जिन्हें कांग्रेस ने 2004 से 2016 तक राज्यसभा का सांसद बनाया और साथ ही मनमोहन सरकार में उन्हें केंद्रीय मंत्री की कुर्सी भी दी गई। इसके अलावा 1958 से 1967 तक मुख्य चुनाव आयुक्त रहे केवी सुंदरम को विधि आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। वहीं 1982 से 1985 तक मुख्य चुनाव आयुक्त रहे आर.के. त्रिवेदी को गुजरात का राज्यपाल बनाया गया। और इतना ही नहीं, 1990 में मुख्य चुनाव आयुक्त रही वी.एस. रामादेवी को कर्नाटक का राज्यपाल बनाया गया। और ये तो सिर्फ चंद उदाहरण हैं, ये लिस्ट और भी लंबी हो सकती है। तो चुनाव सुधार पर चर्चा के दौरान केंद्रीय मंत्री और जेडीयू सांसद राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह ने भी कांग्रेस को उसका इतिहास याद दिलाया और कहा कि सिर्फ चुनाव आयुक्तों को ही नहीं बल्कि कांग्रेस शासन के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जजों को भी राजनीतिक नियुक्तियां उनके सुप्रीम कोर्ट में की जाती थी। गिल साहब मुख्य चुनाव आयुक्त थे और मुख्य चुनाव आयुक्त से हटते राज्यसभा में पहुंच गए और कांग्रेस सरकार में मंत्री बन गए। और आप कह रहे हैं प्रभावित करते हैं। कोई उदाहरण है क्या? कोई उदाहरण है कि मोदी जी की सरकार में किसी संवैधानिक संस्था में बैठे लोगों को राजनीतिक रूप से कहीं से जोड़ा गया हो? नहीं है। यह काम आप करते थे। उसके आगे भी क्या बता देंगे कि जो सर्वोच्च न्यायालय में बैठे हुए एक जज थे उनको भी राज्यसभा में लाए थे। तो लल्लन सिंह का कहना है कि कांग्रेस की हुकूमत में न केवल चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति बल्कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की भी नियुक्ति में राजनीति होती थी। दरअसल लल्लन सिंह एक ऐसे व्यक्ति की तरफ इशारा कर रहे हैं जो कभी कांग्रेस का नेता बन जाता था तो कभी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बन जाता था। यह इंसान कभी कांग्रेस का सांसद बन जाता था तो कभी भारत के सुप्रीम कोर्ट का जज भी बन जाता था। हम बात कर रहे हैं जस्टिस बहरूल इस्लाम की। अगर बहरूल इस्लाम के करियर पर नजर डालें तो इसमें आपको काफी विविधता नजर आएगी। इनकी कहानी बेहद दिलचस्प है और यह बताने के लिए काफी है कि इस देश में क्या क्या हो चुका है। तो दरअसल जस्टिस बहरूल इस्लाम की पढ़ाई अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हुई थी। साल 1950 के दशक में वो सुप्रीम कोर्ट में वकालत करने लगे। साल 1956 में बहरूल इस्लाम कांग्रेस के सदस्य बने और कांग्रेस के संगठन में अलग अलग पदों पर काम करने लगे। कांग्रेस पार्टी ने उन्हें दो बार 1962 और 1968 में राज्यसभा का सदस्य बनाया यानी सांसद बनाया। लेकिन 1972 में इस्लाम ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया और गुवाहाटी जाकर वहां के हाई कोर्ट का वो जज बन गए। उन्हें एक तरह से हाई कोर्ट का जज कांग्रेस ने बनवा दिया। 1979 में वो गुवाहाटी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने और मार्च 1980 को रिटायर हो गए। ठीक है, लेकिन असली कहानी अब शुरू होती है। रिटायर होने के 9 महीने बाद बहरूल इस्लाम को दिसंबर 1980 में सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया गया। यह अपने आप में एक अलग तरह का मामला था क्योंकि रिटायर्ड जज को अमूमन उसका रीअपॉइंट नहीं किया जाता सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट का जज रहते हुए बहरूल इस्लाम ने एक बहुचर्चित मामले में बिहार के कांग्रेस के दिग्गज नेता जगन्नाथ मिश्र के पक्ष में फैसला दिया। जगन्नाथ मिश्र के पक्ष में फैसला देने के फौरन बाद, तत्काल बाद बहरूल इस्लाम ने जनवरी 1983 में सुप्रीम कोर्ट से भी इस्तीफा दे दिया। इसके बाद उन्हें कांग्रेस पार्टी ने असम की बारपेटा सीट से लोकसभा चुनाव में अपना उम्मीदवार बनाया। लेकिन उस वक्त असम में हालात बिगड़ गए और चुनाव नहीं हो पाया। फिर कांग्रेस ने उन्हें तीसरी बार राज्यसभा भेज दिया। तो सुना आपने
कितनी अकूत प्रतिभा के धनी थे बहरुल इस्लाम, जो कांग्रेस पार्टी के संगठन से लेकर राज्यसभा के सांसद तक और हाई कोर्ट के जस्टिस से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में मिलॉर्ड की जिम्मेदारी आराम से संभाल लेते थे। तो पूरा सच में वक्त एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद बताएंगे क्या भारत का नागरिक बनने से पहले ही वोटर बन गई थी सोनिया गांधी। इच्छाओं की कोई उम्र नहीं होती, आज हो या कल आंखों में हरदम चमकती, कल भी रहे आज के ठाट, ना हो टेंशन रिटायरमेंट के बाद, हाँ करनी है तैयारी एनपीएस जरूरी है। तेरा ये बिजनेस एक मास्टर स्ट्रोक है यार, है ना? पर मुझे लोन कौन देगा यार? ओह गॉड, सचिन सचिन क्यों देगा मुझे लोन? अरे मैं नहीं, बैंक ऑफ बड़ौदा देगा तुम्हें एमएसएमई बॉब डिजी उद्यम के साथ 100% डिजिटल प्रोसेस, अप्रूवल इन मिनट्स। बैंक ऑफ बड़ौदा से एमएसएमई लोन लेना भी मास्टर स्ट्रोक है। जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, हम भी आपको कहां रुकने देंगे। जिंदगी के हर मोड़ पर LIC है तो इंश्योर है। LIC हर पल आपके साथ। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। सोच रहा हूँ टर्म लाइफ इंश्योरेंस ले लूं ताकि मेरे बाद फैमिली को पैसों की कमी ना हो। तू भी ले ले। अबे जल्दी क्या है, बाद में देख लेंगे। आराम से आराम से आराम से। अब तक कुणाल को हार्ट अटैक आ गया यार। पॉलिसी बाजार पर 0 GST के साथ अब 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 400 रुपए महीने से शुरू। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। तो ब्रेक के बाद पूरा सच में आपका फिर से स्वागत है। तो एक तरफ चुनाव सुधार पर लोकसभा में चर्चा हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ आज ही दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने वोटर लिस्ट में गलत तरीके से नाम जोड़ने के मामले में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को नोटिस जारी कर दिया है। उन पर आरोप लगाया गया है कि भारतीय नागरिक बनने से करीब 3 साल पहले ही उनका नाम वोटर लिस्ट में दर्ज कर लिया गया था। अदालत ने दलीलों को सुनने के बाद सोनिया गांधी और दिल्ली पुलिस से इस पूरे मामले पर उनका पक्ष जानना जरूरी समझा और इसलिए यह नोटिस जारी किया गया है। अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने 6 जनवरी की तारीख तय की है और याचिकाकर्ता की दलील है कि यह जानना बहुत जरूरी है कि 1980 में उनका नाम किस आधार पर जोड़ा गया और इसके लिए कौन से दस्तावेज उन्होंने जमा किए थे। और बीजेपी भी पूछ रही है कि आखिर 1980 में वोटर लिस्ट में सोनिया गांधी का नाम कैसे शामिल हुआ, जबकि कांग्रेस इस आरोप को झूठा बता रही है। प्रमाण है उनके पास? बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल झूठ है। उन्होंने वोट तब डाला जब वो सिटीजन बनी। प्रमाण दिखाएं। पता नहीं क्यों उनके पीछे पड़े हुए हैं। वो बेचारी 80 साल की होने वाली है, पूरी उम्र उन्होंने देश की सेवा की है। अगर 1980 में जब सोनिया गांधी भारतवर्ष की नागरिक नहीं थी और उसके बावजूद नई दिल्ली पार्लियामेंट्री सीट में इलेक्टोरल रोल में आदरणीय सोनिया गांधी जी का नाम आता है, उसका अर्थ है कि कहीं न कहीं सम डॉक्यूमेंट्स मस्ट हैव बीन फोर्ज्ड। कुछ डॉक्यूमेंट्स फोर्ज किए गए होंगे। नकली दस्तावेजों के आधार पर सोनिया जी भारत की नागरिक नहीं होने के बावजूद इलेक्टोरल रोल में उनका नाम आया था। तो वोटर लिस्ट मामले में शिकायत करने वाले याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि सोनिया गांधी का नाम नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र की 1980 की वोटर लिस्ट में था, जबकि वो उस समय भारत की नागरिक नहीं थी और वो भारत की नागरिक अप्रैल 1983 में बनी। अब देखिए वो कागज
जो बीजेपी नेता अमित मालवीय ने पिछले दिनों सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था, जिसके मुताबिक वोटर लिस्ट में सोनिया जी का नाम पहली बार 1980 में जोड़ा गया। उस समय वो इटली की नागरिक थी, भारत की नागरिक नहीं थी। तब इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी और सोनिया गांधी प्रधानमंत्री के आधिकारिक निवास एक सफदरजंग रोड पर रहती थी। उस समय इस पते पर इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, संजय गांधी और मेनका गांधी के नाम थे। 1 जनवरी 1980 में नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र की वोटर लिस्ट में संशोधन हुआ, जिसमें सोनिया गांधी का नाम पोलिंग स्टेशन 145 में क्रम संख्या 388 पर जोड़ा गया। जब 1982 में उस समय के विपक्षी दलों ने इसका विरोध किया तो सोनिया गांधी का नाम तब वोटर लिस्ट से हटा दिया गया। लेकिन 1983 में उनका नाम फिर से पोलिंग स्टेशन 140 में क्रम संख्या 236 पर फिर से जोड़ दिया गया। अब विवाद यह है कि उस समय संशोधित सूची के लिए योग्यता की तारीख 1 जनवरी 1983 थी, जबकि सोनिया गांधी को भारतीय नागरिकता 30 अप्रैल 1983 को मिली थी। यानी आरोपों के मुताबिक वोटर लिस्ट में नाम जोड़े जाने के वक्त सोनिया गांधी भारत की नागरिक नहीं थी। आपको बता दें कि बीजेपी बार बार यह सवाल भी उठाती है कि सोनिया गांधी ने राजीव गांधी से शादी के 15 साल बाद जाकर भारत की नागरिकता क्यों ली, लेकिन आखिरी फैसला देश के अदालत को करना है। तो आज पूरा सच में इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।